प्यारे बच्चों, आपका सामाजिक अध्ययन की इतिहास की कक्षा में स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की इतिहास की पुस्तक हमारे अतीत भाग 2 के पाठ 1 यानी 1000 वर्षों के दौरान परिवर्तनों की पड़ताल मीन्स ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू ए 1000 ईयर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें बच्चों हम भूगोलवेता कौन होते हैं, मानचित्रकार किसे कहते हैं यानी कार्टोग्राफर किसे कहते हैं, और नई शब्दावली पुरानी शब्दावली में क्या अंतर है, इतिहासकार और उनके स्रोतों में क्यों अंतर आया, पांडुलिपियों को लिखने में क्यों अंतर आ गया, अभिलेखगार क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। बच्चों, इस पाठ को मैंने 2 भागों में विभाजित किया है। प्रथम भाग हम इस लेक्चर में करेंगे और इसका आधा भाग हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आओ बच्चों इसके बारे में पढ़ें। तो आप एक मानचित्र देख रहे होंगे। यह एक अरब भूगोलवेता हुए हैं अल इदरसी। इन्होंने 1154 में बनाया था। इस नक्शे में आप देख रहे होंगे कि ये जो भारत का नक्शा है ये ऊपर दिखाया गया है, ये दक्षिण भारत का हिस्सा उत्तर की ओर दिखाया गया है, और जो श्रीलंका है वो भी मध्य में दिखाया गया है। जबकि अगर हम दूसरा मानचित्र देखें जो फ्रांसीसी मानचित्रकार ने बनाया 1720 में बनाया, वो हमारे आज के मानचित्र से मिलता जुलता है। तो यह जो मानचित्र है उन्होंने लगभग 600 वर्ष बाद बनाया। तो आप इसमें देख रहे होंगे दोनों जो मानचित्र है इसमें कितना अंतर है। बच्चों, जो मानचित्रकार कौन होते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कार्टोग्राफर कौन होते हैं। कार्टोग्राफर मीन्स मानचित्रकार वो व्यक्ति होता है जो मानचित्र या नक्शे बनाता है, जिसे कई बार हम आजकल ड्राफ्टमैन भी कहते हैं। तो बच्चों, अब हम जानें कि जो नई शब्दावली और पुरानी शब्दावली में क्या अंतर आ गया। तो ये बच्चों शब्द वही हैं मगर उनके बोलने में बड़ा फर्क आ गया। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी और आधुनिक युग की फारसी से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं है, समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ में भी बदलते चले गए। उदाहरण के लिए अब हिंदुस्तान शब्द को ही लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, उसका आशय पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। उसने उस क्षेत्र को हिंदुस्तान बोला। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश उन दिनों कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के से ही कुछ समान था। मगर बच्चों, जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। तो बच्चों, इसी तरह अब हम एक और शब्द की बात करते हैं जो मान लीजिए एक विदेशी शब्द जो है वो बड़ा सीधा साधा शब्द है हमारे लिए। आज इसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला या किसी भी अनजान व्यक्ति जो समाज या संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता था। ऐसा व्यक्ति हिंदी में हम उसे परदेसी कहते हैं, फारसी में उसको अजनबी कहते हैं। इसीलिए किसी नगरवासी के लिए जो वनवासी थे वो विदेशी कहलाते थे। परंतु बच्चों, गांव में रहने वाले 2 किसान अगर अलग धर्म या जाति के हों तो वो विदेशी नहीं होते हैं। इस चीज़ का भी हमें ध्यान देना है। आओ बच्चों, अब हम इतिहासकार और इनके स्रोत कहाँ से ये हमें इतिहास लाते थे उसके बारे में जानें। विशेषकर बच्चों, आपने पिछली कक्षा में गुप्त वंश और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। ये इतिहासकारों ने ही लिखा है उनके बारे में भी। और बच्चों, इस पुस्तक में हम लगभग 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। लगभग 1000 वर्ष हुए, तो इनके बारे में हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। अब बच्चों, इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते थे उसमें आपको पिछले वाली ही बातें मिलती जुलती मिलेगी जो आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ी है। इतिहासकार इस काल में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्के, शिलालेखों, भवन निर्माण कला, लिखित सामग्री पर निर्भर रहते थे। परंतु कुछ बातें अब पहले से कुछ भिन्न भी है। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई।
इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के लिए दूसरे प्रकार का स्रोत इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय जो इस दौरान क्या हुआ बच्चों, जो कागज़ जो था वो सस्ता होता चला गया। पहले कागज़ का बड़ा मूल्य था, पांडुलिपियाँ भी वो लोग धोकर और सुखाकर उसके ऊपर ही लिखा करते थे। तो बच्चों अब हो कागज़ सस्ता हो गया, बड़े पैमाने पे लोगों ने क्या धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब और करों के खाते लिखने आदि का में उसका उपयोग करने लगे। अब जो पांडुलिपियाँ थी, पांडुलिपियों को क्या किया, पुस्तकालयों और अभिलेखागारों में रखने लग गए। अब बच्चों ये अभिलेखागार क्या होते हैं, मतलब इंग्लिश में से आर्चीव्स बोलते हैं। अभिलेखागार वो है जो ऐसे स्थान को बोलते हैं जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। बच्चों आज भी हम दस्तावेज संग्रहित करके रखते हैं। सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं बच्चों। उनके पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन का ब्यौरा रिकॉर्ड हम अभी भी रखते हैं। उन दिनों छापेखाने तो थे नहीं बच्चों, जो आजकल जैसे फोटोस्टैट मशीनें भी हैं, उन दिनों छापेखाने, छोटी प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं होती थी। तो उस समय क्या होता था, छोटे छोटे लिपिक ही होते थे या नकल वींस उनको बोलते थे। वो हाथ से ही पांडुलिपियाँ की प्रतिकृति बनाते थे। प्रतिकृति मतलब फोटोकॉपी बनाते थे। अगर आपने कभी अपने मित्र को गृह कार्य की नकल उतारने को कहा होगा तो आपने देखा होगा कई बार उसकी लिखावट ही समझ नहीं आती, ठीक है, और कई बार हमें उसके जो लिखावट है उसमें बहुत अच्छा समझ आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि लिखने में भी अंतर पाया गया। अब जो है कुछ चीज़ें ऐसा हुआ, जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, जो ये बाईं तरफ है ये थोड़ा अरबी भाषा में है, खुला खुला लिखा है, फारसी और अरबी भाषा में, और इधर थोड़ा नज़दीक लिखा गया है, सघन लिखा गया है। अब इसको पढ़ने में थोड़ा मुश्किल आई होगी। तो बच्चों प्रतिलिपियाँ बनाते हुए उन लिपिकों को भी इस तरह की मुश्किलें आती थी। अब प्रतिलिपियाँ बनाते समय जो लिपिक थे वो भी छोटे मोटे फेरबदल कर देते थे, कोई कहीं शब्द कोई कहीं वाक्य जोड़ देते थे। सदी दर सदियाँ प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियाँ बनती गई। अंत में एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या हो गई। उससे क्या हुआ कि मूल पांडुलिपि का मूल अर्थ ही बदल गया कई बार तो, और कई बार उन्हें मूल पांडुलिपियाँ मिलनी दुर्लभ हो गई, और बहुत सारी प्रतिलिपियों को फिर पढ़ना पड़ता था, अध्ययन करना पड़ता था मेन अध्ययन को, बात को जानने के लिए। कई बार तो जो लेखक हैं जिनके लिखते थे अपने बारे में वृत्तांत, वो भी अपने जो है मूल वृत्तांत में ही संशोधन कर देते थे। जैसे 14वीं शताब्दी के इतिहासकार हुए जियाउद्दीन बर्नी, इन्होंने अपना वृत्तांत पहले 1356 में लिखा और दूसरी बार 2 वर्ष के बाद फिर दोबारा लिख दिया। और जो लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी, उनको वो मिला ही नहीं, कहीं पुस्तकालयों में दबा पड़ा रह गया, और इस तरह उसमें भी मूल अंतर आ गए। तो बच्चों आज हम इसी के बारे में यहाँ तक ही पढ़ेंगे। आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि इसमें आपको मानचित्रकार, अभिलेखागार, पुराने शब्दावली, नई शब्दावली, पांडुलिपियों में अंतर, इसके बारे में जानकारी मिली होगी और आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बच्चों इसके साथ एक कार्यपत्रक भी जोड़ा गया है, कृपया उसमें दिए गए प्रश्नों को जरूर हल करें ताकि आपकी इसके प्रति और समझ बन सके। धन्यवाद, स्वस्थ रहो, खुश रहो, थैंक यू, बी हैप्पी एंड सेफ।